हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि हमारी 10th और 12th क्लास की है और हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। ये हम लोग हिंदी मीडियम का साइंस दे रहे हैं, पर आप लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन बैंक का तो कुछ और ही लेआउट है, वो ऐसा तो दिखते ही नहीं। तो हमने उसको थोड़ा सा एडिट करके दिया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि उसमें आंसर सबसे पीछे दिए हुए हैं, तो जब हम कई बार बताते हैं तो आपको सुनने में या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखते भी जाओगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमने इसके आंसर पड़ोस में ही लिख करके रखे हुए हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन एक भी ना तो कम है ना ही ज़्यादा है, सेम ही क्वेश्चन है जितने उसमें थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और हमने सीरीज़ दे करके रखी हुई है परीक्षा बोध की, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। बाकी का सब लोगों के कमेंट और लाइक वगैरह तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। आपको अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ शेयर करनी है। जितने ज़्यादा लोगों में आप ये शेयर करोगे आपके क्लासमेट्स के साथ, उतनी ही ज़्यादा हम अच्छी फिर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। 10th क्लास का हमारा साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कब होता है? जब हमारा अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या रंग में परिवर्तन हो जाए, या तापमान में परिवर्तन हो जाए। जब ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी तभी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होगा। मतलब आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है उसके बाद में सेकंड, यदि मैग्नीशियम रेबन को वायु में दहन किया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है, तो ये रासायनिक रूप से क्या है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये हमारी किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चौथा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें से हमारा भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एलपीजी का दहन होना। एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर है। पांचवा हमारा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होता है। तो इसमें मोल अनुपात हमारा कितना होता है? 2:1। नेक्स्ट है छठवां, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, जिस वजह से ये कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है। सातवां है फिर हमारा इसका क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एक हमारी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, लेड नाइट्रेट का रासायनिक रूप है। तो जो हमारा लेड नाइट्रेट है उसका रासायनिक रूप क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। 10वां हमारा, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें से कौन सी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो ये हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें से हमारी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है? बर्फ का पिघलना। 13वां हमारा, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो जो सोना और प्लेटिनियम होता है इसको एक्वारेजिया गला देता है। नेक्स्ट है 14, इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमने नया इसीलिए दिया है ताकि आंसर यहीं पे है, कि जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा पढ़ क्या रहे हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने पढ़ दिया, आपने सुन नहीं पाया या फिर आपको दिखा नहीं, तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा पहला, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। तो ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन यानी H2। दूसरा है, हमारे शरीर की कोशिकाएं स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अपचयन। तीसरा है हमारा, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे के सड़ने का क्या कारण है? तो ये हमारा विकृत गंधिता। चौथा हमारा, H2 का योग तथा O2 का ह्रास कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया। पांचवा हमारा, दीवारों पर सफ़ेद करने के 2-3 बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण।
छठवां हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हमारा क्या है CaCO3। सातवां हमारा बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो जो ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके आंसर आपको खुद को देखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न के भी आंसर आपको खुद को देखना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर, तो ये अम्ल एवं क्षारक। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग कि जो हमारी कोचिंग है उसमें 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारा बैच होगा 2022 और 2023 के लिए, जिसकी क्लासेस आपकी 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी और ये पूरा साल भर चलेंगी, मतलब 12 या 13 महीने का कोर्स होगा। तो जो भी आपके कांटेक्ट में हो उन लोगों को आप बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है हमारा पहला, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा जलयुक्त नहीं है, तो आ जाएगा खाने का सोडा। दूसरा हमारा पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का pH मान होता है, तो इसका pH मान हमारा कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तीसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा क्षारक नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा CHOH, ये हमारा क्षारक नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा अवयव क्या है, तो जो दूसरा अवयव होता है वो हमारा क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा पांचवा अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, एंटासिड का। छठवां हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो जो हमारा टमाटर है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ये होता है हमारा ऑक्लेजिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा सातवां, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से अम्लों के लिए हमारा कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका खट्टा स्वाद होता है इनका, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है 9th नंबर का, pH स्केल की परास होती है, तो जो हमारा pH स्केल होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0 से लगा करके 14 तक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो ये होता है CaOCl2। नेक्स्ट हमारा सेकंड, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है, तो ये करता है नमक का और कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। तीसरा हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो इसकी रासायनिक प्रकृति हमारी क्या होती है, क्षारीय। चौथा है हमारा, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं उदासीनीकरण। पांचवा हमारा, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के मध्य में भिन्न हो जाती है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है, तो ये होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। नेक्स्ट हमारा सातवां, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा, शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें मैथनोइक एसिड यानी मैथनोइक अम्ल होता है। दूसरा हमारा, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा किया जाता है वॉशिंग सोडा का। तीसरा उसके बाद में हमारा, अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट हमारा चौथा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। पांचवा हमारा, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में हमारा कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड। छठवां हमारा, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, तो इसके विभिन्न रूप हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। सातवां क्वेश्चन है हमारा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवां हमारा, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होती है, तो ये कैसी होती है, एसिडिक। नाइन्थ है हमारा, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब रंग होता है, तो तब इसका रंग होता है बैगनी। 10वां है हमारा, जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। तो इसमें पहला है खट्टे दूध दही, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूसरा हमारा चींटी के डंक, तो चींटी की डंक में हमारा कौन सा एसिड होता है, तो इसका होता है मैथनाइक अम्ल। तीसरा है हमारा नींबू के रस का पीएच मान, तो जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान कैसा होता है, 7 से कम होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दा वाला। नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का पीएच मान, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 से अधिक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्षारक, तो ये हमारा कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। ये वाला यहाँ पे जो दिया गया है ये गलत है, इसको जब मैं पीडीएफ में दूंगा तो इसको चेंज कर दूंगा आपका, ठीक है। बाकी का चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इसके बाद में हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको खुद को करना है। तो आ जाते हैं अब हम लोग थर्ड चैप्टर पे, और थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, धातु एवं अधातु। तो इसका पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा गुण हमारा धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो ये हमारा चमकहीनता। दूसरा हमारा वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो ये किसके बनने के कारण होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो ये कौन सी अधातु में चमक होती है, तो आयोडीन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इनमें से कौन सी हमारी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये है हमारा एल्युमिनियम। पांचवा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो इनमें से हमारा कौन सा होता है, अमलगम में। नेक्स्ट हमारा छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। तो इनमें से हमारी कौन सी अधातु द्रव है, ब्रोमीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसमें हमारी कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन। जितने भी ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक दी हुई होगी, आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ले लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है हमारा, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो कौन से, मरकरी को छोड़कर। दूसरा है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो ऐसी है सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट हमारा तीसरा, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो ये होता है हमारा 3:1 में। चौथा है हमारा, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण ये उच्च होता है। नेक्स्ट है पांचवा, अमलगम किसे कहते हैं। तो ये मरकरी की मिश्र धातु को कहते हैं। छठवां हमारा, यशद लेपन किसे कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जस्ते का परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, यशद लेपन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, शोल्डर वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे का भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। तीसरा हमारा, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह पदार्थ होता है। तो यह पदार्थ कौन सा होता है, CuO। चौथा हमारा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। पांचवा हमारा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैच द कॉलम को। तो पहला हमारा क्या है इसमें, मैच द कॉलम में। तो फर्स्ट है हमारा, सभी धातुएं। तो सभी धातुएं कैसी होती हैं, तो ये इसका एक नीचे आ गया है। तो सभी धातुएं होती हैं हमारा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। उसके बाद में दूसरा है हमारा एनोडीकरण। तो एनोडीकरण का हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एल्युमिनियम। तीसरा है हमारा सोडियम। तो सोडियम का आंसर हमारा क्या आएगा, मिट्टी के तेल में रखते हैं यानी कैरोसिन में रखते हैं। चौथा आएगा हमारा कार्बन अधातु। तो कार्बन अधातु का क्या होगा, अपरूपता। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा धातु। तो धातु कैसी होती है, हमारी विद्युत की चालक होती है। नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये आपको खुद को करना है। चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। इस वीडियो में हम आपको केवल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिससे कि आपके इसका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और जो 32 मार्क्स आएंगे उसमें आपके 32 में से 32 आ जाए। तो ये क्वेश्चन बैंक के हमने सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए। और आप एक और सीरीज़ देख सकते हो जो कि परीक्षा बोध की है, उसमें भी हमने करा दिए। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग डाल चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5वां चैप्टर, तत्वों के आवर्त का
वर्गीकरण। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अष्टक नियम किस तत्व का तक उपयोगी होता है। तो जो अष्टक का नियम है वो हमारा कहाँ तक था, कैल्शियम तक उपयोगी था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो इसका हमारा व्यवस्थित किया गया क्रम कौन सा, तो इसका है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। तीसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में है। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा ऐसा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इनके 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो सभी तत्वों को कैसा रखा गया है, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। पांचवा हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से हमारा कौन सा कथन असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ये असत्य है, क्योंकि जैसे ही बाएं में रहते तो आसानी से त्याग कर देता है, और जैसे ही हम लोग दाएं की तरफ जाते जाते हैं तो वह आसानी से त्याग नहीं करता है। नेक्स्ट है, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये बढ़ता जाता है। दूसरा हमारा, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये हैं, तो जो हमारी अक्रिय गैसेस हैं वो कैसी हैं, या उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय हैं, इस वजह से देर से पता चला। तीसरा हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखना 18 समूह होते हैं और 7 आवृत होते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका है 2n⁻²। पांचवा हमारा, आवृत में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। पहला है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। तो 2 और 8 10 और 2 12, 12वें नंबर पर आता है हमारा मैग्नीशियम। दूसरा हमारा, किस तत्व में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस में होते हैं, कार्बन में। तीसरा है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने किया था, न्यूलैंड ने। चौथा है हमारा, तत्वों का वर्गीकरण का त्रियक नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जो ट्रिपलेट था या त्रियक का नियम था वो दिया था डोबेनायर ने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो ये क्या, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये जो लघु उत्तरीय आपको खुद को करने हैं, और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताना, इसके भी हम लोग आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ताकि आपको ऐसी मिलती रहें, और अपने सारे क्लासमेटों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आपको सारे सब्जेक्टों की ही वीडियो ऐसी मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो इसीलिए आपको चैनल पर हमेशा बने रहना। नेक्स्ट है उसके बाद में छठवां चैप्टर, जैव प्रक्रम। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही विकल्प को चुन करके लिखिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वसा को वशीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। तो कौन सा करता है, लाइपेज। दूसरा हमारा, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो जो हमारा श्वसन होता है इसकी प्रक्रिया हमारी कैसी होती है। तो उपचयन, अपचयन या उत्सर्जित या उपरोक्त में से नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से नहीं होती है। तो ये हमारी कैसी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, यदि लार में लारे एंजाइम का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी। तो इसमें से कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी, स्टार्च का शर्करा में विखंडन हो जाएगा। चौथा हमारा, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो ये कौन सा भाग प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः किसके खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाना। तो जो पायरुवेट होता है इसका किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा, बी वाला। ये ए नहीं है, बी वाला, पायरुव का लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाना। छठवां हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस भाग से होता है। तो ये कौन से भाग से होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आमाशय से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकर का नाम है। तो इसका क्या नाम है, पेप्सिन। दूसरा हमारा, अग्न्याशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकरण का नाम है। तो इसका नाम है ट्रिप्सिन। तीसरा हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है। तो कहाँ होता है, छोटी आंत में। चौथा हमारा, अग्न्याशय से निकलने वाला वसा पाचन विकर का नाम है। तो इसका है हमारा लाइपेज। पांचवा हमारा, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा CO2। छठवां है हमारा,
इसको देख लेते हैं, दिख नहीं रहा। पायफविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3। साथ में हमारा कोशिकाएं प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है ऊर्जा की? ATP। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो पहला हमारा क्या है? पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड, फेफड़ों, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो ये वायु कूपिका में। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो ये होता है हीमोग्लोबिन। चौथा हमारा मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रक्त को। पांचवा हमारा मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। छठवां हमारा पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा फ्लोएम के। सातवां हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हमारी नेफ्रॉन। और आठवां क्वेश्चन है, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डायलिसिस। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इनके आंसर आपको खुद को करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव ही करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां चैप्टर, 7वां हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा हमारा ड्रेडराइट। नेक्स्ट हमारा मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है, तो इसका ग्राही अंग क्या है? आंतरिक कर्ण, नाक भी है, जीवा भी है, मतलब आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा हमारा मस्तिष्क की एक तंत्रिका में सूचना प्रेषित का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है डेंड्राइट, इसके बाद में ये जाता है कोशिका में, फिर उसके बाद में जाता है नेक्सॉन में। चौथा हमारा वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सिनेप्स। पांचवा हमारा मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्ती चाप का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा मेरुरज्जु में। छठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है, तो सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। सातवां हमारा मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। आठवां हमारा मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जुओं से। 9वां क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो इसका आंसर क्या है? अग्रमस्तिष्क। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मेरुरज्जु। 11वां है हमारा, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं, तो ये किस भाग में होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा अग्रभाग में। नेक्स्ट है हमारा 12वां, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका हमारा अग्रभाग में। तीसरा हमारा रक्त दाब, लार आना तथा बमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पश्च भाग में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रण होती हैं, तो किस भाग से होती हैं? अनुमस्तिष्क से। 15वां है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि दी तथा शरीर की संस्थिति तथा संचलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अनुमस्तिष्क। उसके बाद में हमारा 8वां चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पहला है हमारा, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? डीएनए में होते हैं, आरएनए में भी होते हैं, कोशिका द्रव में भी होते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। दूसरा हमारा, कोशिकाओं के केंद्र में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है, तो ये किस में होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टीज में भी होता है, लाइसोसोम्स में भी होता है, मतलब आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो ये किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। चौथा हमारा, प्लाज्मोडिया में जनन होता है, तो प्लाज्मोडिया में हमारा जनन कैसे होता है? बहुखंडन द्वारा। 5वां हमारा, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो इसमें हमारा किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। 6वां हमारा, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हाइड्रा एवं फ्लेनेरिया में। 7वां हमारा, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राइजोपस द्वारा।
8वां हमारा निम्नलिखित में से आवृत्ति बीजों पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? पुंकेश्वर। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। इस बार रिक्त स्थान थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, तो आप दो को एडजस्ट कर लेना। पहला क्या है? जब पुष्प में पुंकेश्वर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प हमारे क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं, क्योंकि उनमें एक ही लिंग है। दूसरा, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से पुंकेश्वर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं? जब उसी के पे गिरता है तो स्वपरागण, और दूसरे के पे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दूसरे को स्वपरागण। तीसरा है हमारा, यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? परपरागण। चौथा हमारा, किसी पौधों के बीज से भावी जड़ का निर्माण भाग से होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मूलांकुर। पांचवा हमारा, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण भाग से होता है, तो इसका आंसर आएगा प्रांकुर। छठवां है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होता है, किशोर अवस्था की इस अवस्थी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग यौनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। सातवां है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण में होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। आठवां है, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है? अंडाशय में। नवां है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन करता है, तो ये कौन सा करता है? टेस्टोस्टेरोन। 10वां है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है, तो ये किसके कारण होता है? प्लेसेंटा के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, तो ये आपको खुद को करना है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आपको करना है। इसके बाद में अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 9वां चैप्टर है। तो इसमें पहला है हमारा सही विकल्प में, लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये नियम हमारा किसने प्रतिपादित किया? तो इसका नाम है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तीसरा हमारा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? गुणसूत्रों द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोजक है, तो इसमें हमारा क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। चौथा हमारा, मंडल के प्रयोगिकों में जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में प्रवक्त होता है कहलाते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी जीन। पांचवा हमारा, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो पहला, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 44। नेक्स्ट है, मनुष्यों में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2। तीसरा है हमारा, शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA हमारा कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। चौथा हमारा, जीन कोशिका में के किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है? गुणसूत्र में। पांचवा हमारा, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी से व्यक्त होते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां चैप्टर। तो 10वां चैप्टर हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं किया जा सकता? आंसर आएगा मिट्टी। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, और ख़ासतौर पे उस टाइम पे जब आप दूसरे काम कर रहे हो, जैसे आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आप मान लो खाना खा रहे हो, तब आप देखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। पर अगर आप एक बार देखोगे तो सारे आपको याद हो पाना मुश्किल है, इसलिए आप एक बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, और 2-3 बार देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत कम टाइम में आपको रिवाइज कराने का सबसे बेस्ट मेथड है, इस वजह से ये सारी वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो को क्या करना है? बार बार देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। सेकेंड है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो ऐसी वस्तु की स्थिति हमारी कहाँ होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। तो ये कहाँ होगी? हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर। तीसरा हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो समतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। चौथा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन से दर्पण का किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा उत्तल दर्पण का। पांचवा हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत।
उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी होती है। दूसरा है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है से दूर हट जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा है मैं प्रतिबिंब वस्तु में छोटा परंतु उल्टा बनाता है तो ये अवतल दर्पण में। चौथा हमारा वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है तो 1 से कम होता है। पांचवा हमारा वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं तो केवल वस्तुओं को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है हमारा डायोप्टर। तो डायोप्टर हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, लेंस की क्षमता को, क्योंकि ये लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर। दूसरा है हमारा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमारा क्या है, बीच में मोटा होता है तथा किनारों पे पतला होता है। तीसरा है हमारा अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता का इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है उसके बाद में चौथा हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा चेहरा देखने के लिए प्रयुक्त होता है। पांचवा हमारा एक सरल रेखीय पाय। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण। उसके बाद में परावर्तक पृष्ठ गोलीय। तो ये कहाँ होता है, गोलीय दर्पण में होता है। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दूसरा है दर्पण सूत्र क्या है, तो ये होता है 1/f = 1/u + 1/b। तीसरा है हमारा उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। चौथा हमारा एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो ये परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। उसके बाद में ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सब के आंसर आपको खुद को करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 11वें चैप्टर पर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये थोड़ा सा मिस हो गया, संसार भी होना चाहिए इसके पीछे, रंग बिरंगा संसार। उसके बाद में शुरू करते हैं हम इसका पहला। तो पहला है हमारा इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इसका आंसर आएगा वर्ण विक्षेपण। दूसरा हमारा प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो 7 रंगों का समूह होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तीसरा है आकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो जो आकाश होता है वो नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चौथा हमारा गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है, तो नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, प्रिज्म के 2 फलों के बीच का कोण कहलाता है। तो जो प्रिज्म है उसके 2 फलों के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। छठवां हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण हमारा किसके कारण होता है, प्रिज्म से होता है। नेक्स्ट है आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। 8वां है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये उत्तल लेंस। 10वां हमारा मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में हमारा कौन सा लेंस उपस्थित है, तो ये भी हमारा उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्या है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो ये किसका होता है, बैगनी का। दूसरा हमारा मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम कहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तीसरा हमारा दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का हो जाता है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। चौथा हमारा आँख के रंगीन भाग को कहते हैं, तो इसको आइरिस कहते हैं। पाँचवा मानव नेत्र का नेत्रदान में दान किया जाता है, तो कॉर्निया। छठवां हमारा आँख के बीच के छिद्र को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल्स कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। ये यहाँ आ गया ऊपर, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको मैं PDF में चेंज कर दूंगा। तो पहला हमारा क्या है, नेत्र रोग। तो जो हमारा नेत्र रोग है ये हमारा किसको जा कर के मिलेगा, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आपका दिख ही रहा है, तो ये हमारा D को मैच करेगा। तो ये कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव क्या है, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। तीसरा हमारा आकाश का नीला। तो आकाश का नीला हमारा किसके कारण हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3rd वाले का। तो ये हमारा E के कारण होता है, यानी प्रकीर्णन के कारण। चौथा है हमारा तारों का टिमटिमाना। तो तारे हमारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये हमारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 5वां है हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो ये हमारा कौन सा है, इंद्रधनुष आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए और लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विद्युतम पे या 12वें चैप्टर पे। तो 12वां चैप्टर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। तो इनमें से हमारा ओम का नियम किस में नहीं है, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा
बा वाला VIN एक नियतांक होता है, VIN एक नियतांक होता है, ये हमारा गलत है। दूसरा हमारा एमीटर को परिपथ में सदा ऐसे संयोजित किया जाता है, तो एमीटर को परिपथ में हमेशा कैसे संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। तीसरा हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का हमारा क्या मात्रक होता है, तो इसका आंसर आएगा ओम। चौथा हमारा 50 वॉट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान होगा, तो एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान कितना होगा, तो इसका आ जाएगा 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापते हैं तो शक्ति का मात्रक हमारा होता है, तो ऐसे टाइम पे हमारा शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वोल्ट एम्पियर। छठवां हमारा एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में हमारे कितने वाट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 746 वाट। सातवां हमारा विभवांतर मापन यंत्र है, तो विभवांतर मापन यंत्र कौन सा है, हमारा वोल्टमीटर। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हो गया। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, तो ये लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमारा कितना होता है, 0 यानी 0। तीसरा है हमारा फ्यूज़ को किसी संयंत्र के साथ क्रम में जोड़ा जाता है, तो कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। चौथा है अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को कम क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पांचवा हमारा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। छठवां हमारा घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जुड़े होते हैं, तो ये कैसे क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसके बाद में ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसको आपको खुद को करना है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो अगला चैप्टर है हमारा 13वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद में सेकंड है हमारा समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, तो जो समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, तो बंद वक्र में होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, तो चौथा है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ये किसके कारण बनाए जाते हैं या किससे बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है क्योंकि इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र एक हमारी सदिश राशि है। 14वां है हमारा ऊर्जा के स्रोत, तो इसमें से एक हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय कोई सा भी नहीं आने वाला है, तो इसको आपको खुद को करना है। नेक्स्ट है हमारा 15वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, तो इसमें पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इनमें से किस में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो ये हमारा कौन सा आएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा, फलों के छिलके, केक एवं नींबू, लकड़ी एवं घास, इसमें से 3 विकल्प कैसे सही है, तो कौन कौन सा, घास, पुष्प तथा चमड़ा, और घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक ये वाला हमारा गलत है क्योंकि इसमें हमारा प्लास्टिक है, बाकी के सारे ये हमारे कैसे सही है। इसमें भी केवल हमारा प्लास्टिक ऐसा है जो जैव निम्नीकरण नहीं होता है। दूसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कौन करते हैं, तो हो जाएगा हमारा घास, बकरी और मानव, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, हमारा घास, बकरी और मानव। तीसरा हमारा किसी पारितंत्र के घटक हैं, तो किसी पारितंत्र के घटक हमारे क्या होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। चौथा हमारे हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं, तो जो हरे पादप होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। पाँचवा है एक पारितंत्र में मानव है, तो एक पारितंत्र में हमारा मानव कैसा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सर्वाहारी है। यहाँ पे ए ऑप्शन में आएगा हमारा शाकाहारी है या फिर उत्पादक या मांसाहारी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सर्वाहारी है। छठवां हमारा ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमारा कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रासायनिक कौन सा है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा हमारा विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तीसरा हमारा जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, उत्तर अपमार्जक। चौथा हमारा वर्षा के पानी को एकत्रित करना वैसे उपयोग में लाना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट है हरे पौधे
कहलाते हैं। तो हरे हुए पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। छठवां है हमारा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? तो ये सदैव हमारा 10% होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको करना है। और लास्ट चैप्टर है हमारा 16वां, प्राकृतिक संसाधन तथा संसोपित संबंध। तो इसमें से अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है इस पर, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है इसको, जैसे कि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे, और भी सब्जेक्ट की मिलती रहे। वैसे मैंने और भी सब्जेक्टों की, जैसे हिंदी की आपको दे दी है, सोशल साइंस की दे दी है, और परीक्षा बैंक की सीरीज़ भी हम लोगों ने दे रखी है, जो परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ है वो भी दे करके रखी है, उसको भी आप देख लेना। 16वां हमारा, इसमें हमारा पहला, निम्नलिखित में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इनमें से हमारा प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? विद्युत। सेकंड है हमारा, विद्युत में सबसे तेज़ी से कम होने वाली प्रकृति समाधान क्या है? विद्युत में सबसे तेज़ी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो इसमें सबसे प्राकृतिक संसाधन हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आएगा बा यानी 1। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी क्या होती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रकृति का एक उपहार होती हैं, जो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने के कारण है। तो ये बैक्टीरिया पाया जाता है, इस कारण से क्या होता है? अर्धजलीय शवों को जल में प्रवाहित कर देते हैं, जिस वजह से इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। पाँचवा हमारा, गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सन 1985 में। छठवां हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन हमारा किससे संबंधित है? तो आ जाएगा वन संरक्षण से। और ये हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक था, आपको इंग्लिश मीडियम का भी इसका मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको कमेंट करना है ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।